Hello students, welcome to my channel Concept Point। बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर है आपका 2 और भारतीय संविधान का पार्ट है ये 3। अगर हम भारतीय संविधान के अधिकार के चैप्टर की बात करते हैं, तो इससे पहले हमने बेसिकली जो हमारे 3 फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और उसको हमने क्लियर कर लिया। ठीक, तो उसमें हमने 3 अधिकार को डिस्कस किया था और क्लियर किया था। ठीक है, और इसमें भी हम 3 अधिकार पर डिस्कस करेंगे और उसे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अधिकार का जो पार्ट 3 है, उसका जो पहला टॉपिक है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है हमें, किस पॉइंट को हमें मतलब ध्यान में रखना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म को मानने, प्रचार करने, आचरण करने की आज़ादी या स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका मतलब कि क्या, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। क्या, किसी भी धर्म को आप मान सकते हो। मान लीजिए कि आप हिंदू हो, ठीक है, तो आप इस्लाम धर्म को भी मान सकते हो, जैन धर्म को भी मान सकते हो। ठीक है, या और भी बहुत सारे धर्म होते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। ठीक है, प्रचार करने, आचरण करने की आज़ादी, मतलब कि आप हिंदू हो, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने इस्लामिक जो धर्म है, ठीक है, उसे अपना लिया, तो उसका क्या है कि जितने भी रूल रेगुलेशंस होते हैं कि जो एक मोमडन है, ठीक है, वो किस तरीके से रहता है, ठीक है, उसके कल्चर्स क्या है, उसके ट्रेडिशन क्या है, तो उसको फॉलो कर सकते हो आप। ठीक है, उसी को हम कहते हैं आचरण, प्रचार, आचरण करने की आज़ादी। ठीक है, तो बस इसमें आपको पहले पॉइंट में इतना समझना है कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हो। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, ठीक है, कोई सा भी हो, तो आपको क्या है कि पूरी आज़ादी हो, आप दूसरा धर्म को, ठीक है, मान सकते हो। दूसरा कि उस धर्म का जो ट्रेडिशन, जो कल्चर है, ठीक है, उसे फॉलो कर सकते हो। तो पहला पॉइंट यही कहता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक प्रबंधन, ठीक है, मतलब कि जितने भी ये जागरण आप देख सकते हो, ठीक है, इसका जो मैनेजमेंट करने का, ठीक है, उसकी भी आपको क्या पूरी आज़ादी प्रदान किया गया। ठीक, तीसरा आपका धार्मिक संपोषित करने की स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक संपोषित मतलब कि आपको पता होगा कि जितने भी जागरण होते हैं, या हम मंदिर की बात करते हैं, तो हम मंदिर में जाते हैं तो दान के रूप में कुछ वहाँ पे क्या करते हैं हम, ठीक है, दान करते हैं। तो उसमें जो मंदिर है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो भी मतलब कि भक्त हो या कोई भी आता है जो दान करता है, तो उस जो पैसा उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि जो धार्मिक संपोषित करने का जो स्वतंत्रता है, जो अधिकार है, ठीक है, वो क्या है कि भक्त द्वारा जो भी, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि भक्ति के रूप में जो दान किया जाता है, ठीक है, जो पैसा उस पर टैक्स नहीं लगता बेसिकली। ठीक है, ये बस आपको समझना है। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, धार्मिक संपोषित करने की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब चौथा देखिए आप, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ठीक है, धार्मिक शिक्षा उपासना, सॉरी, धार्मिक, ठीक है, शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। इसका मतलब कि क्या है कि धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, मतलब कि आप किसी भी जागरण में, ठीक है, उपस्थित हो सकते हो। ठीक है, चाहे आपका धर्म कुछ भी हो, आप जैन हो, ठीक है, आप मुसलमान हो, ठीक है, हिंदू हो, कोई सा भी जागरण हो, आप जाके वहाँ पे उपस्थित हो सकते हो। ठीक है, ये है बेसिकली। ठीक है, धर्म बदलने की स्वतंत्रता, आप अपना धर्म भी बदल सकते हो, लेकिन जो धर्म बदलोगे, ठीक है, वो अंदरूनी होनी चाहिए, ठीक है, दिखावी नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब चलते हैं हम इस पार्ट का, ठीक है, दूसरा जो अधिकार है वो हमारा, जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हो, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम एजुकेशन और, ठीक है, संस्कृति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इस अधिकार की हम बात करते हैं, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक किया गया। ठीक है, और ये जो अधिकार केवल अल्पसंख्यक के लिए है,
इसमें क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। हित मतलब कि भलाई करना एक तरीके से होता है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक जो है, ठीक है, उनके हितों का संरक्षण मतलब कि अल्पसंख्यक के जितने भी कार्य हैं, ठीक है, जिनसे उनका विकास होता है, उसकी हम क्या करेंगे, संरक्षण मतलब कि उसको हम सुरक्षित करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, ठीक। ये इसमें कहा गया। तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, इसका मतलब ये है कि अल्पसंख्यक के जो विकास के जितने भी कार्य हैं, ठीक है, उसकी हम सुरक्षा करेंगे, ठीक है, और उसकी हम गारंटी प्रदान करेंगे। ये है बेसिकली। दूसरा, अल्पसंख्यक के शिक्षा से संबंधित संरक्षण, ठीक है, अल्पसंख्यक के शिक्षा से संबंधित संरक्षण। जो अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा को, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि अपने शिक्षा को बचाए रखने के लिए वो क्या, कोई संस्थाएं खोल सकते हैं, ठीक, मतलब कि स्कूल खोल सकते हैं, ऐसे टाइप का आप कह सकते हो, जिसमें क्या वो अपने, ठीक है, शिक्षा को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है, और उसे बनाए रख सकते हैं। तो यही अल्पसंख्यक के शिक्षा से संबंधित संरक्षण। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। तो ये दूसरा जो आपका अधिकार है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब हम तीसरे अधिकार की तरफ चलते हैं, और वो तीसरा अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिकार। क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि देखो, अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के माध्यम से आप अपने अधिकार को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके जितने भी ये 5 मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति, ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं, अगर इनका मान लीजिए कोई हनन करता है, ठीक, तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, इसके माध्यम से आप अपने अधिकार को, ठीक है, जो भी आपका अधिकार है, जिसने भी आपके अधिकार का हनन किया है, ठीक है, उससे आप उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हो। किसके थ्रू, संवैधानिक उपचार के अधिकार के थ्रू, ठीक है। इसीलिए इस अधिकार को क्या है कि जो हमारे डॉक्टर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने क्या कहा है, ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार उसे आत्मा एवं हृदय कहा है। क्यों कहा है, उसका रीज़न भी है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ठीक है, 5 प्रकार की रीट जारी करती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है, ठीक है, क्या है, अगर नागरिक के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, अगर उनका कोई हनन करता है, तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारे, ठीक है, हाई कोर्ट है, वो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 मतलब 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं, ठीक है। और ये जो रीट है वो इस प्रकार है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में, ठीक है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, उत्प्रेक्षण, ठीक है, निषेध आज्ञा, ठीक है, निषेधाज्ञा, जिसे आप क्या है, प्रतिषेध भी कह सकते हो, ठीक है, अधिकार प्रेक्षा। वे 5 प्रकार के रीड होते हैं, ठीक है, और इसी रीड को हम समझने वाले हैं और क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या, जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये आदेश, ठीक है, जारी किया जाता है कि उस गिरफ्तारी व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण उसी को हम कहते हैं, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण बेसिकली क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया, आप ही हो, आपको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, ठीक है। तो क्या है कि उस मतलब कि आपको, ठीक है, 24 घंटे के अंदर, ठीक है, किसी मतलब कि उस क्षेत्र के आसपास का जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, उसके सामने आपको पेश करना पड़ेगा, ठीक है। ये रीट कौन जारी करता है, हमारा हाई कोर्ट और, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक, उसी को हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। एक बार फिर रीड कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो यह आदेश मीन्स रीट, ठीक है, रीट जारी किया जाता है कि उस गिरफ्तारी व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष,
ठीक है पेश किया जाए। कोर्ट कहो या आप ठीक है न्यायालय कहो या आप ठीक है मैजिस्ट्रेट कहो, एक ही बात है। ठीक, तो बंदे प्रत्यक्षीकरण आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अब हम देखते हैं प्रमादेश, सबसे बड़ा आदेश। ठीक है, ये क्या है, ये रीड जब ठीक है जारी किया जाता है तब सरकारी कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारी अपने कार्य कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं करते। ठीक है, ये प्रमादेश जो रीड कब जारी किया जाता है, जब सरकारी कार्यालय में ठीक है काम कर रहे जो कर्मचारी हैं वो अपने कार्य को या कर्तव्य को सही ढंग से नहीं करते हैं, तो उनको अपना ठीक है कर्तव्य और कार्य को याद दिलाने के लिए ठीक है प्रमादेश जो रीड है ठीक है वो जारी किया जाता है। जैसे कि स्कूल में आप देख सकते हो, सरकारी स्कूल में तो ज़्यादा अगर ऐसा मामला देखने को मिलता है कि टीचर जो बहुत कम पढ़ाने आते हैं, ठीक है जाके वहाँ पे गप्पे शप्पे मारते हैं, और आते भी हैं तो सही से पढ़ाते नहीं। तो मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने जाके सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि टीचर सही से नहीं पढ़ा रहे, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं, तो ठीक है उनको याद दिलाने के लिए ठीक है ये प्रमादेश वो जारी कर देंगे कि आप अपने कर्तव्य से भटक रहे हैं, ठीक है उसको सही से निभाएं। तो उसी को हम प्रमादेश कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। ठीक, अब हम देखते हैं ठीक है दो रीड और है, एक है प्रतिषेध और एक है उत्प्रेक्षण। प्रतिषेध और जो उत्प्रेक्षण और बिल्कुल सेम सेम आप कह सकते हो। ठीक है, देखो प्रतिषेध में क्या होता है कि इसमें ऊपरी अदालत निचली अदालत को ठीक है ये आदेश देता है कि इसमें आप कार्य ना करें, ठीक है क्योंकि ये आपके क्षेत्र अधिकार से बाहर है। ठीक है, तो प्रतिषेध उसी को कहते हैं। ठीक है, प्रतिषेध आपको बस इतना समझना है ठीक है कि ऊपरी अदालत जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हम ठीक है मतलब सिचुएशंस लेके चलते हैं। इसमें क्या है कि जैसे कि ऊपरी अदालत जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालत ठीक है जैसे कि हाई कोर्ट को ये क्या दे सकता है, आदेश दे सकता है कि ठीक है इसमें आप कार्य ना करें। कोई मामला है मान लो ठीक है जिसमें क्या है कि हाई कोर्ट काम कर रहा है, ठीक है उस वो मामला ठीक है आप कार्य ना करें क्योंकि ये आपके क्षेत्र अधिकार से बाहर है। क्यों? क्योंकि जो आपको पता होगा कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है ठीक है उनके 4 क्षेत्र अधिकार होते हैं, आपने अगर पढ़ा होगा तो ठीक है वो इसमें नहीं नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या वो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो ठीक है जो हमारा हाई कोर्ट है उसको आदेश दे सकता है कि आप ठीक है इस क्षेत्र पर कार्य ना करें क्योंकि ये क्षेत्र अधिकार आपके अंडर में नहीं आता, मेरे अंडर में आता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं प्रतिषेध। आई होप कि क्लियर हो गया हो। उत्प्रेक्षण इसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, ठीक है आप कह सकते हैं। इसमें क्या है कि ऊपरी अदालत निचली अदालत को ये आदेश देता है कि इस लंबित मामले को मेरे पास भेज दे क्योंकि ये आपके अधीन में नहीं है, मतलब कि ये हाई कोर्ट के अंडर में नहीं है। ठीक है, और ये बहुत ही लंबित मतलब कि लंबा केस है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि आप इसे मेरे पास भेज दो। किसको कहता है ये, जो हमारा उच्च न्यायालय ठीक है उसको कहता है कौन, हमारा ठीक है सर्वोच्च न्यायालय। तो बस ये 4 ही आपके रीड हैं। ठीक है, 5वां जो है बाद में मैं आपको मतलब कि नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करवाऊँगा। ठीक है, जो कि है अधिकार परीक्षा। ठीक, और इसके बाद जो आगे के हैं जैसे कि 33, 34, 35 फिर कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, उसको भी मैं समझाऊँगा। तो वीडियो आपका होता है ख़त्म। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।